हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में हम आज चर्चा करेंगे चंद राजवंश, जिसका कि हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले भाग में हमने देखा था चंद राजवंश की स्थापना और उससे संबंधित जो तथ्य हैं, ठीक है, मतभेद क्या क्या, उसके पश्चात जो विभिन्न शासक सोमचंद से लेकर गरुड़ ज्ञानचंद का हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अगला शासक जो है, देखो गरुड़ ज्ञानचंद में एक चीज मैं लिखाना भूल गया था आपको कि जो उसका सेनापति था नीलूकठ है, ठीक है, उसको कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई थी गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। इसको आप लोग नोट कर लेना। तो उससे आगे हम शुरू करते हैं और देखो आज हम शुरू करेंगे उद्यान चंद्र से। ठीक है, किसी किसी का जो सन प्रमुख है मैं लिखाऊंगा, ठीक है, नंबर प्रमुख है मैं लिखाऊंगा, बाकी सबका मैं नहीं लिखाने वाला हूं। ठीक है, देखो उद्यान चंद्र, ठीक है, उद्यान चंद्र जो कि 31वां शासक था। और इसकी विशेषता क्या थी, इसने कई स्थानों पर, ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी, इसने क्या क्या काम किया, देखो कई मंदिर एवं नौलों का निर्माण, नौलों का निर्माण, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। कई सारे मंदिर इसने निर्मित किए थे और नौलों का निर्माण किया था। ठीक है, और बालेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार, ठीक है, बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत में है उसका इसने पुनरुद्धार किया गया था। ठीक है, तो उद्यान चंद्र के बारे में यही दो तथ्य महत्वपूर्ण है। कई सारे मंदिर आदि का इसने निर्माण किया था, साथ ही बालेश्वर मंदिर का इसके द्वारा जीर्णोद्धार या फिर मरम्मत या फिर पुनरुद्धार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 35वां है। ठीक है, 35वां नंबर है, इसका नाम है, ठीक है, भारती चंद्र। भारती चंद्र जो महत्वपूर्ण है, वही बीच के कुछ मैंने छोड़ दिए जो महत्वपूर्ण नहीं है। इसका देखो 1437 से 1450, ठीक है, ये इसका कार्यकाल रहा है 1437 से 1450। तो इसके द्वारा क्या क्या किया गया था, इसके काल में देखना, इसका एक 12 वर्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ 12 वर्षीय युद्ध, ठीक है, नेपाल के साथ इसका 12 वर्षीय युद्ध हुआ था। और अंत में मल्ल राजा को, ठीक है, पराजित किया इसने। और इस युद्ध के पश्चात इस क्षेत्र को, ठीक है, जो डोटी वाला एरिया था उसको अपने अधीन में कर लिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो नेपाल के साथ, क्योंकि जो डोटी था वो मल्ल राजाओं के अधीन था, यानी कि नेपालियों के अधीन था। ठीक है, तो इसके इस युद्ध के पश्चात इसने डोटी को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 12 वर्षीय युद्ध हुआ था। और साथ ही, ठीक है, इसी युद्ध के दौरान, इसी युद्ध के दौरान तो 12 वर्षीय युद्ध रहा था, तो 12 वर्षों तक सेना भी कहां रही, इसी एरिया में रही। ठीक है, तो इसी एरिया में सैनिक रही। तो स्थानीय जो महिलाएं, ठीक है, उनके साथ अवैध संबंधों के पश्चात, ठीक है, इसी युद्ध के दौरान स्थानीय महिलाओं से संबंधों के पश्चात, ठीक है, नायक जाति का उद्भव हुआ। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कटक वाली संतानें, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नायक नायक जाति का उद्भव किस युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है, या कटक वाली संतानें किन्हें कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो फिर भी ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला देखो, इसका एक ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है, हुडेती ताम्रपत्र, हुडेती ताम्रपत्र, ठीक है, इसका एक ताम्रपत्र मिला जो कि हुडेती ताम्रपत्र है। में क्या कहा गया है कि इसके द्वारा एक गांव दान दिया गया था। ठीक है, के अनुसार, ठीक है, के अनुसार
इसके द्वारा एक गांव, ठीक है, दान दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके पश्चात जब डोटी इसने जीता, ठीक है, डोटी विजय के पश्चात डोटी विजय के पश्चात सीरा पर भी इसने अधिकार किया। ठीक है, सीरा पर अधिकार। डोटी जीता, उसके पश्चात इसने सीरा पर अधिकार किया और सीरा पर अपना डुंगरा बसेड़ा को, ठीक है, तथा सीरा में डुंगरा बसेड़ा, ठीक है, डुंगरा बसेड़ा को सामंत नियुक्त किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि डुंगरा बसेड़ा किस चंदवंशी शासक का सामंत था। ठीक है, किसका हो जाएगा? डोटी विजय के पश्चात इसने सीरा पर अधिकार किया भारतीय चंद ने, और वहां पर डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने, देखो उद्यान चंद कोई खास कार्य इसने किया नहीं, केवल चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया। तो यूके SSS इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि किस चंदवंशी शासक द्वारा बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो किसने करवाया था? उद्यान चंद ने। कहीं कहीं पर इसको संस्थापक भी माना गया है, बालेश्वर मंदिर का संस्थापक भी इसको माना गया है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि बालेश्वर मंदिर से हमें कत्यूरी कालीन देसठ देव का अभिलेख भी प्राप्त होता है। ठीक है, बालेश्वर मंदिर से ही, तो संभव है कि मंदिर पहले ही बन गया होगा। ठीक है, तो मंदिर का इसने जीर्णोद्धार करवाया। उसके पश्चात 35वां शासक कौन आता है? ठीक है, ये 31वें क्रम का था, ये 35वें, बीच में 3 का कोई खास कार्य नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको स्किप कर दिया। ठीक है, भारतीय चंद जो कि 1437 से 1450, इस काल में देखो नेपाल के साथ इसका 12 वर्षीय युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के दौरान कटक वाली संतान या फिर नायक जाति का उद्भव हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा किस युद्ध के दौरान नायक जाति का उद्भव हुआ था। ठीक है, उसके पश्चात हुड़ैती ताम्रपत्र में इसके द्वारा एक गांव को दान देने का उल्लेख मिलता है, और साथ ही देखो डोटी विजय के पश्चात इसने सीरा पर भी अधिकार किया, और सीरा में डुंगरा बसेड़ा को अपना इसने सामंत नियुक्त किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला जो शासक है वो है रत्नचंद। ठीक है, रत्नचंद। रत्नचंद जो कि 1450 से 1488 तक था। ठीक है, सबसे पहले तो कौन सा क्रम था? 36वां शासक। महत्वपूर्ण शासक है ये भी, 36वां शासक। ठीक है, अगला जो इसमें पॉइंट हो जाएगा, एक तो ये महत्वपूर्ण है कि 36वां शासक था। उसके पश्चात देखो इसका नाम किस किस ताम्रपत्र में आया है? लोहाघाट और हुड़ैती ताम्रपत्र में। ठीक है, लोहाघाट प्लस हुड़ैती ताम्रपत्र, हुड़ैती ताम्रपत्र में ध्यान रखिएगा। ठीक है, रत्नचंद का नाम आया है, इसका मतलब नाम, इसमें नामों उल्लेख मिलता है, रत्नचंद का नाम आया है। मतलब अभिलेखों में भी इसकी जानकारी है, ताम्रपत्र में इसकी जानकारी। ठीक है, इसके अलावा देखो इसने जो अपने पिताजी थे, इसके पिताजी से, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो डोटी विजय में, सीरा विजय में, या फिर थल में, ठीक है, जुमला, ठीक है, इन आदि अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में सहायता की थी। ठीक है, अपने पिता की विभिन्न सैन्य अभियानों में सहायता की। ठीक है, भारतीय चंद की इसने विभिन्न सैन्य अभियानों में सहायता की थी। और उसके अलावा देखो इसी के द्वारा, ठीक है, सौर क्षेत्र में पहला भू बंदोबस्त करवाया था। ठीक है, पहला भू बंदोबस्त करवाया जो कि, ठीक है, जो कुमाऊं क्षेत्र का, ठीक है, या पूरे उत्तराखंड क्षेत्र का पहला भू बंदोबस्त का प्रयास है। ठीक है, जो कुमाऊं ऑब्लिक उत्तराखंड दोनों में, ठीक है, कुमाऊं ऑब्लिक उत्तराखंड में भू बंदोबस्त का पहला प्रयास था। ठीक है, भू बंदोबस्त का पहला प्रयास था। ठीक है, पहला प्रयास
था। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस चंद्रवंशी शासक द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भू बंदोबस्त कराने का प्रयास किया गया था। तो किस चंद्रवंशी शासक के द्वारा किया गया है, ये है रत्नचंद। देखो जो कि भारती चंद का पुत्र, ठीक है। अब ऐसे भी पूछा जाता है कोई जिसने महत्वपूर्ण कार्य किया ना, तो उसके पिताजी का नाम पूछा जा सकता है आपसे कि रत्नचंद किस चंद्रवंशी शासक का पुत्र था। तो किसका, भारती चंद का था, ठीक है। 1450 से 1488 तक ये शासक रहा है। इसी के द्वारा देखो ये 36वें क्रम का था, क्रम भी आपने ध्यान रखना है। और इसी के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, एक तो लोहाघात और हुदैती ताम्रपत्र में इसका नाम मिलता है। अपने पिताजी के इसने विभिन्न सैन्य अभियानों में सहायता की थी। और साथ ही जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, सौर क्षेत्र में इसने पहला भू बंदोबस्त करवाया था, ठीक है। जो कुमाऊं या फिर पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में भी इससे पहले कोई भू बंदोबस्त नहीं हुआ था। तो जो उत्तराखंड का पहला भू बंदोबस्त कराने का प्रयास है, किसके द्वारा, रत्नचंद के द्वारा कराने का प्रयास किया गया, ठीक है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। यूके SSSC में इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अगला देखो, अगला आता है 43वां शासक है भीष्मचंद, ठीक है। भीष्मचंद जो कि कौन सा है, 43वां शासक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 43वां शासक है। और कब से कब तक आ रहा है, 1555 से 1560, ठीक है। इसके द्वारा राजधानी अल्मोड़ा में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। राजधानी परिवर्तन का प्रयास, ठीक है। इसके द्वारा विचार किया कि हाँ राजधानी परिवर्तित कर लेनी चाहिए, और मतलब सोचा गया, लेकिन बीच में ही इसकी मृत्यु हो गई और अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाया। उसके पश्चात इसका बेटा आता है बालो कल्याण चंद, जो कि काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और हर एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। भीष्मचंद में आप लोग एक और नोट कर लीजिएगा, इसने खगमरा किला बनाया था, ठीक है। खगमरा किले का निर्माण, खगमरा किला, ठीक है, अल्मोड़ा में है, का निर्माण इसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, भीष्मचंद के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन से नंबर का शासक है, 43वें नंबर का है। 1555 से 60 इसका कार्यकाल है। राजधानी परिवर्तन का एक प्रस्ताव लाया था, ठीक है। सोचा था इसने कि राजधानी परिवर्तन की जाए, लेकिन कर नहीं पाया, और खगमरा किले का इसने निर्माण अल्मोड़ा में किया, ठीक है। तो सारे फैक्ट इसके कवर हो गए। आगे देखते हैं बालो कल्याण चंद के बारे में। देखो अब चर्चा करते हैं बालो कल्याण चंद के बारे में, ठीक है। जो कि 1560 से 1568 तक शासक रहा था, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1560 से 1568 तक ये शासक रहा था। और कौन सा क्रम था इसका, यदि क्रम देखें तो 44वां क्रम, ठीक है। 44वां क्रम था इसका, ध्यान रखिएगा आप लोग। और तीसरी यदि चर्चा करें, देखो बालो कल्याण चंद के बारे में यदि देखें तो 44वें क्रम का ये शासक है। इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सबसे पहला जो आता है, लगातार क्वेश्चन आता है, आलमनगर की नींव, ठीक है। आलमनगर की नींव किसने रखी थी, बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। आलमनगर यानी कि अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है आलमनगर। इसकी नींव रखने का श्रेय किसको दिया जाता है, बालो कल्याण चंद को, ठीक है। प्लस राजधानी परिवर्तन इसी के द्वारा किया गया, राजधानी परिवर्तन, ठीक है। पहले राजधानी कौन सी थी, चंपावत। तो चंपावत से अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहां ले आया, अल्मोड़ा ले आया, ठीक है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखो 44वें क्रम का शासक है 1560 से 68। अब यदि आप देखते हो मुगल शासक कौन रहा होगा इस काल में, अकबर, ठीक है। अकबर के काल का ये शासक रहा है, 44वें क्रम का, ठीक है। आलमनगर की इसने नींव रखी, राजधानी परिवर्तन किया, और एक सबसे महत्वपूर्ण और इसने जो कार्य किया था वो था लाल मंडी किला, ठीक है। लाल मंडी किले का निर्माण, ठीक है। कहां किया था, अल्मोड़ा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्मोड़ा में किया था ये भी। तो पूछा जा सकता है कहां पर किया था, किसके द्वारा किया गया, तो पूछा ही जाता है लगातार, ठीक है। लाल मंडी किला किसने बनवाया था, लगातार क्वेश्चन आता है। तो इसके द्वारा जो 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं, सबसे पहला आलमनगर की नींव रखी यानी कि प्राचीन अल्मोड़ा की, ठीक है। दूसरा राजधानी परिवर्तन, चंपावत से राजधानी स्थानांतरित कर कहां पर लाया, आलमनगर में या फिर अल्मोड़ा में, ठीक है। और तीसरा लाल मंडी किले का इसके द्वारा निर्माण कराया गया था, कहां पर, अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब देखते हैं, देखो रुद्रचंद, एक और महत्वपूर्ण शासक रुद्रचंद, ठीक है। इसका कार्यकाल कब से कब तक है, 1568 से 1568 टू 1597, ठीक है। 1568 से 1597। और सबसे पहले तो 45वां शासक है, ठीक है, 45वां शासक। तो क्रम पूछा जाएगा कि किस नंबर का ये शासक है, ठीक है। 45वां शासक है, कब से कब तक, 1568 से 1597। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि
अकबर का समकालीन, ठीक है, अकबर का समकालीन, ठीक है। अकबर कब से कब तक रहा था? 1556 से 1605 तक अकबर शासक रहा था। और उसी काल में अकबर का समकालीन कौन है? रुद्रचंद, जो कि 1568 से 1597 तक का, ठीक है, चंद वंश का शासक रहा है। देखो इसके काल में बहुत सारी चीजें, 1568 तक का, ठीक है, 1587 तक का, 1587 तक अपने कार्यकाल में स्वतंत्र रहा, ठीक है, 1587 तक स्वतंत्र रहा। तत्पश्चात 1587 में, ठीक है, अकबर की 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। 1527 तक स्वतंत्र बना रहा, लेकिन उसके पश्चात इसने फाइनली 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया, मतलब कर देने वाला, ठीक है, और टैक्स देना शुरू किया, ठीक है, और करद राज्य बना दिया। मतलब अभी मुगल वंश को टैक्स देने लगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके समय में ही सूबेदार हुसैन खान टुकड़ियां, ठीक है, लखनऊ के सूबेदार कौन था? हुसैन खान टुकड़ियां, ठीक है, हुसैन खान टुकड़ियां ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, का कुमाऊं आक्रमण। देखो आक्रमण के क्या कारण थे? ये कुमाऊं का एरिया पर्वतीय एरिया और तराई क्षेत्र, हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। नीचे आप देखोगे उधम सिंह नगर, चंपावत का टनकपुर वाला एरिया से लेकर नैनीताल का जो दक्षिणी एरिया है, ये पूरा क्या है? तराई क्षेत्र, ठीक है। देखो सर्वाधिक पैदावार यही होगी, रहने के लिए मतलब हर चीज में सुविधा की दृष्टि से संपन्न है, आज भी है तब भी रहा होगा। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में तो जाने का कोई फायदा है नहीं, ये पर्वतीय क्षेत्र था, यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो जो भी शासक यहाँ पर आक्रमण करता था, उसकी दृष्टि कहां पर थी? तराई क्षेत्र में। मतलब हर कोई शासक तराई क्षेत्र को हथियाना चाहता था, क्यों? क्योंकि वहां पर पैदावार अच्छी थी, पैदावार अच्छी होगी तो राज्य की आय भी बढ़ेगी, ठीक है। तो उसी के लिए ये केवल तराई क्षेत्र तक सीमित रहना चाहते थे, ठीक है, तो अपने अधीन लेना चाहते थे केवल और केवल तराई क्षेत्र तक का, ठीक है। तो यहीं पर आक्रमण करता था और तराई क्षेत्र पर, ठीक है, तथा हुआ भी क्या, नतीजा भी क्या रहा था? तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब तराई क्षेत्र पर अधिकार होना स्वाभाविक है। यदि आप देखें, ठीक है, कुमाऊं का क्षेत्र देखें तो बिंदु में यहां पर शासक बैठा, कहां? अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में शासक बैठा, यहां तराई क्षेत्र है नीचे। तो इस तराई क्षेत्र तक शासक का पहुंचना ही, ऐसा तो है नहीं कि सीधा वो हेलीकॉप्टर में बैठे और आ जाए तुरंत, ठीक है, आज का जैसा समय तो है नहीं। तो उस काल में यहाँ से आने में भी ना सड़क मार्ग अच्छा, ठीक है, ना सड़कों की व्यवस्था, मतलब कुछ भी जब सुविधाएं ना हो, केवल घोड़े पे सवार होके आने में ही 2 से 3 से 4 दिन लग जाएगा, ठीक है। और तब तक यहाँ पर जो भी सैनिक होंगे वो तो, क्योंकि सीमित ही सैनिक रखे जाएंगे, इतने ज्यादा सैनिक भी नहीं थे, अधिकांश सैनिक तो राज्य दरबार में या फिर राजा के आसपास ही रहते थे, ठीक है, क्योंकि सैनिकों की अलग अलग टुकड़ियां बनी रहती और लगभग 70% सैनिक तो यहीं पर रहेंगे, आपको बाकी 30% पूरा घेरा, जो भी बाउंड्री है उसको घेरे हुए। और इन सैनिकों में से भी यहाँ पर कितने आएंगे? देखो 5 से 10% सैनिक, तो इनके लिए संभव नहीं है कि इनको जवाब दे पाए, ठीक है। तो राजा के पहुंचने तक का यहाँ पर कब्जा हो जाता, और एक बार कब्जा हो गया, यहाँ के सैनिक भी नहीं रहे, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है कि वो पुनः उसको अपने पास ले सके, ठीक है। लेकिन रुद्रचंद ने, ठीक है, रुद्रचंद ने इसने हार नहीं मानी, ठीक है, और इसने हुसैन खान टुकड़ियां को पराजित किया, ठीक है। लेकिन रुद्रचंद ने टुकड़ियां को पराजित कर, ठीक है, टुकड़ियां को पराजित कर, को खदेड़ कर, ठीक है, खदेड़ कर तराई में रुद्रपुर नगर की स्थापना की, ठीक है, रुद्रपुर की स्थापना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रुद्रपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? रुद्रचंद के द्वारा। इसने उसको, मतलब प्रतापी शासक था, तो इसने
टुकड़ियों को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात तराई क्षेत्र में भी, ताकि अपनी सैन्य व्यवस्था रख सके, वहां पर मतलब अच्छे कार्य कर सके, अच्छे से देखरेख कर सके, उसके लिए उसने वहां पर रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई रुद्रपुर नगर की स्थापना? रुद्रचंद के द्वारा। और कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, और इसके पश्चात उसने, इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात मतलब इस युद्ध को जीतने के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात रुद्रचंद ने अकबर को, ठीक है, अकबर को विशेष भेंट प्रदान की। ठीक है, मतलब विशेष भेंट मतलब कई सारे जानवर, जैसे हिरन है, कस्तूरी मृग है, ठीक है, याक है, इनकी खालों को भेंट किया। किसको? अकबर को भेंट किया। और अकबर ने भी उसके बदले प्रसन्न होकर, ठीक है, जिससे प्रसन्न होकर अकबर द्वारा, जिससे प्रसन्न होकर अकबर द्वारा उसे 84 माल की जागीर प्रदान की। ठीक है, रुद्रचंद को 84 माल की जागीर प्रदान की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 84 माल की जागीर, 84 माल की जागीर प्रदान की। ये 84 माल क्या था? ये 84 माल था तराई का एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, यानी कि तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र, इसको जागीरदार इसका बना दिया। ठीक है, इसको जागीर प्रदान कर दिया, यानी कि स्वतंत्र घोषित कर दिया। ध्यान रखिएगा, 84 माल किसे कहा गया? तो क्वेश्चन ऐसे बनता है ना कि चंद काल में, या फिर जिस काल में दिल्ली सल्तनत में, या फिर केंद्र में, या फिर दिल्ली में मुस्लिम शासन कार्यरत था, ठीक है, शासनरत था, उस काल में कुमाऊं के तराई क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता? यूकेपीएससी ने इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है पहले, तो किस नाम से जाना जाता? 84 माल के नाम से। ठीक है, आपको विभिन्न नाम इसमें दे देगा, तो 84 माल इसका उत्तर सही है। ठीक है, 84 माल के नाम से इसको जाना जाता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, इसने अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण कराया था। ठीक है, एक और पॉइंट, मल्ला महल का निर्माण, मल्ला महल का निर्माण कहां पर कराया था? अल्मोड़ा में कराया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना है। देखो, अल्मोड़ा में कराया था। तो पहले से हम अभी तक 3 किले पढ़ चुके हैं, एक हम पहले ही पढ़ चुके थे राजगंगा का किला, बाकी 3 किले आज हम देख चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसने कुछ ग्रंथों की रचना भी की थी, जिसमें प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो शेन शास्त्र, ठीक है, शेन शास्त्र, त्रैवेणिक धर्म निर्णय, त्रैवेणिक धर्म निर्णय, ठीक है, ये भी इसकी एक कृति है। और साथ ही इसकी एक और कृति है उषा रागोदयम, ठीक है, ये भी इसकी एक कृति है, उषा रागोदयम। और साथ ही इसकी एक और है ययाति चरित्रम, ठीक है, ययाति चरित्रम की रचना। मतलब एक कुशल प्रशासक के साथ साथ एक कुशल लेखक भी था, कुशल साहित्यकार भी था, और इसके द्वारा 4 ग्रंथों की रचना की गई। कौन कौन से? शेन शास्त्र की रचना की गई, ठीक है, त्रैवेणिक धर्म निर्णय, और उषा रागोदयम, और ययाति चरित्रम। जो त्रैवेणिक धर्म निर्णय है, कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था पर आधारित, कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था पर आधारित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था पर आधारित त्रैवेणिक धर्म निर्णय की रचना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई है? रुद्रचंद के द्वारा। देखो, रुद्रचंद के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, अभी भी कई सारे और फैक्ट महत्वपूर्ण हैं जो पूछे जा सकते हैं पेपर में। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि किसका समकालीन, किस मुगल बादशाह का ये समकालीन रहा है? किसका रहा है? देखो, अकबर का समकालीन रहा है, 1527 तक स्वतंत्र रहा, उसके पश्चात अकबर के अधीन था, इसने स्वीकार करे। ठीक है, और कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया, यानी कि टैक्स देना इसने मुगलों को स्वीकार कर दिया। ठीक है, लखनऊ के हुसैन खान टुकड़ियां का इस पर आक्रमण होता है, लेकिन उसको एक करारा जवाब देता है और साथ ही रुद्रपुर नगर की स्थापना करता है। ठीक है, फिर अकबर को विशेष भेंट प्रदान की और बदले में अकबर से 84 माल की जागीर प्राप्त की। और 84 माल किसको कहा गया? तराई क्षेत्र को कहा गया। मल्ला महल का इसने बड़ा निर्माण किया था। ठीक है, साथ ही इसने 4 ग्रंथों की रचना भी की थी। आगे देखते हैं इसके बारे में अन्य फैक्ट। देखो, इसे यानी कि रुद्रचंद की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, रुद्रचंद, इसे कुमाऊं का हर्ष शिलादित्य कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का हर्ष शिलादित्य, हर्ष शिलादित्य,
कहा जाता है। ठीक है, रुद्रचंद को ही कुमाऊं का हर्षशिलादित्य कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। घर में सेवा कार्य हेतु जो नियुक्त किए गए, ठीक है, इसके द्वारा कुछ घर में सेवा कार्य करने हेतु नियुक्त। बाकी बात देखेंगे चंद्रकालीन प्रशासन में, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, घर में सेवा कार्य करने हेतु जो रखे गए थे उनको क्या बोला था? छयोड़े और छयोड़ियां। ठीक है, छयोड़े और छयोड़ियां, छयोड़े प्लस छयोड़ियां, इनकी नियुक्ति की थी। बाकी अलग अलग जनता को मतलब कई भागों में डिवाइड कर दिया। जो सामान्य जनता थी उसको क्या कहा गया? ठीक है, सामान्य जनता को क्या कहा गया? पौड़ी 15 बिस्वा। ठीक है, पौड़ी 15 बिस्वा। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि सामान्य जनता को चंद्रकाल में किस नाम से संबोधित किया जाता। ठीक है, तो किस नाम से सामान्य जनता को बोला जाता? पौड़ी 15 बिस्वा। एक इसका सेनापति था, प्रमुख सेनापति कौन था इसका? प्रमुख सेनापति पुरुष पंत। ठीक है, पुरुष पंत। तो क्वेश्चन बनता है कि पुरुष पंत किसका सेनापति था? किसका सेनापति था? रुद्रचंद का सेनापति था। और काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, इसको पुरखू पंत भी कहा जाता है, पुरखू पंत। पुरुष पंत इसका सेनापति था और इसने बधानगढ़, ठीक है, बधानगढ़ आक्रमण के दौरान, बधानगढ़ युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बलभद्र शाह, बलभद्र शाह प्लस रुद्रचंद। ठीक है, बलभद्र शाह प्लस रुद्रचंद के मध्य युद्ध हुआ था। और रुद्रचंद का नेतृत्व किसने किया था? सेनापति कौन था? पुरुष पंत। ठीक है, इसका सेनापति कौन था? पुरुष पंत था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेनापति कौन था? तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बधानगढ़ के युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति कौन था? ठीक है, पुरुष पंत था, जो कि मारा गया इसी युद्ध में। ठीक है, पुरुष पंत इसी युद्ध में क्या मारा गया था, ध्यान रखिएगा, इसी युद्ध के दौरान। ये महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, धोखे से, काफी योग्य सेनापति था लेकिन धोखे से मारा गया। किस युद्ध में मारा गया? बधानगढ़ के युद्ध में मारा गया। और पुरुष पंत को ही क्या कहा जाता है? कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस किसको कहा जाता है? पुरुष पंत को कहा जाता है। ठीक है, पुरुष पंत। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, पुरुष पंत किसका सेनापति था? रुद्रचंद का सेनापति था। किस युद्ध में मारा गया? बधानगढ़ के युद्ध में मारा गया। ठीक है, और बधानगढ़ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य। और कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? पुरुष पंत। ठीक है, और इसके अलावा देखो, इस युद्ध को, बधानगढ़ का युद्ध कौन जीता? गढ़वाल शासक। ठीक है, बलभद्र शाह जीता, गढ़वाल शासक बलभद्र शाह। विजयी। ठीक है, विजयी कौन हुआ? गढ़वाल का शासक बलभद्र शाह इसमें विजयी रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रुद्रचंद के बारे में कई सारे फैक्ट हैं। साथ ही इसका ज्येष्ठ पुत्र था शक्ति गोसाई, जो कि मतलब जन्म से ही अंधा था, जिसके कारण वो इसके पश्चात शासक नहीं बना। इसके पश्चात शासक कौन बना? लक्ष्मी चंद इसका दूसरा पुत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी चंद इसके पश्चात शासक बनता है, लक्ष्मी चंद। ठीक है, लेकिन शक्ति गोसाई इसका पुत्र था, वो शासक नहीं बनता है। तो अगला शासक जो हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी चंद के संबंध में चर्चा करने वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां तक का रुद्रचंद के बारे में आप पेपरों में देखेंगे, सारे फैक्ट पहले पूछे गए हैं, जितने भी मैंने आपको लिखा है। ठीक है, बधानगढ़ युद्ध से लेकर सारी चीजें। पुरुष पंत कौन था, या पुरखू पंत भी इसको पूछा गया कि पुरखू पंत किसका सेनापति था। कंफ्यूज नहीं होना, एक ही नाम है। ठीक है, पुरुष पंत या फिर पुरखू पंत, दोनों एक ही नाम है, बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, इसको रिविजन करते रहिएगा। अगली क्लास में लक्ष्मी चंद से आगे हम देखेंगे चंद्रवंश के बारे में। ठीक है, चंद्रवंश देखो बहुत ज्यादा है, 7-8 क्लासेज आपको लगभग चंद्रवंश की मिलेंगे, उतनी ही लगभग पंवार वंश की मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मिलते नेक्स्ट क्लास में। साथ ही रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।